कि हर एक पार्टी हर बार झूठ बोल के सरकार बना लेती है और जनता का बेवकूफ़ बन जाता है। और यमुना के मुद्दे पे भाजपा बहुत स्ट्रांगली लड़ी और वो चुनाव जीती। थोड़ा हुआ है तो उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। ये सभी पार्टियां करती हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो वोटर हैं वो वही वोटर हैं जो कांग्रेस के वोटर रहे हैं। तो कांग्रेस को मेरे ख्याल से संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को अगर एक नेशनल चेहरा बनना है, एक नेशनल चैलेंज बनना है बीजेपी के लिए, तो अरविंद केजरीवाल को पर्सनली क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी? भाजपा इसलिए चुनाव जीत रही है कि भाजपा के पास एक तो सबसे मजबूत संगठन है। भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत संगठित पार्टी है, बहुत अच्छे कार्यकर्ता उनके पास है जो। या सही में कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाएगा या बदलने की कोशिश की जा रही है? और नीतीश कुमार ने जो 15 साल में जो कार्य किया है, 15-20 साल में जो उनका कार्यकाल रहा है, बहुत अच्छा रहा है। हर पार्टी में अच्छे लोग भी, हर पार्टी में बुरे लोग भी हैं। वो यादव और मुस्लिम की पार्टी, ये बिल्कुल सही है कि नरेंद्र मोदी के फेस पे ही भाजपा चुनाव जीत रही है। ऐसे व्यक्ति को चुने जो लग रहा आपको काम करेगा, तो कांग्रेस के उठने के चांसेज हैं। अगर कौन सही प्रधानमंत्री के लिए दावेदार होगा? आज भी पिछड़े राज्यों में गिनती होती है। बिहार में शिक्षा में बदलाव होना चाहिए, शिक्षित लोगों को ही वोट करें। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और मजेदार पॉडकास्ट में। तो अभी तक आपने हम लोगों के चैनल पर इतने सारे पॉडकास्ट देखे जिसमें हमने बात करी कि दिल्ली में कौन जीतने वाला है, किस तरीके की स्ट्रेटेजी वहां फॉलो हो रही है, बीजेपी कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बना रही है, आम आदमी पार्टी कैसी स्ट्रेटेजी बना रही है, कांग्रेस में क्या चल रहा है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो उम्मीदवार खड़े होते हैं चुनाव में, तो एक उम्मीदवार एक दावेदार कैसे बनता है? उम्मीदवार तो बहुत होते हैं लेकिन दावेदार उसमें एक ही होता है, और वही दावेदार होता है जिसके पास होती है सही स्ट्रेटेजी। तो इस स्ट्रेटेजी को बनाने के पीछे बहुत लोगों की मेहनत होती है, बहुत सारी कंपनीज इसको लेके डिस्कशन करती हैं, ऑन ग्राउंड सर्वे होते हैं, डिजिटल कैंपेन प्लान होते हैं। तो ये सारे डिजिटल कैंपेन कैसे प्लान होते हैं, ऑन ग्राउंड किस तरीके से स्ट्रेटेजी फॉलो होती है, सर्वे किस तरीके से कराए जाते हैं, कहां पर आपको कौन सी ऐसी मैनिफेस्टो में चीजें लेकर आनी है, स्कीम में चेंजेस करने कि लोग आपसे प्रभावित हो, और कहां पर किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी, किस तरीके से काम होना है। और बिहार चुनाव में आने वाले टाइम में चुनाव किस तरफ रुझान रहेगा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी क्यों हारे, बीजेपी किस तरीके से जीत गई। तो अगर आप इन सारे सवालों का जवाब पाना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा ये पॉडकास्ट। इस पूरे पॉडकास्ट में, इस कंप्लीट वीडियो में हम इन सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, क्योंकि इसी फील्ड से एक मजे हुए खिलाड़ी आज हमारे पॉडकास्ट में, हमारे शो में बीच में है आपके। सर का नाम है रूपेश सर। पिछले काफी सालों से बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए एंड मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कैंपेन प्लान करते आए हैं। तो किस तरीके से उन्होंने इस फील्ड में अपना कदम रखा और आज किस मुकाम पर हैं वो, और कितने सारे पार्टीज को चुनाव जिता चुके हैं, उम्मीदवारों को चुनाव जिता चुके हैं, उम्मीदवारों को दावेदार बना चुके हैं, तो हम इस पूरे पॉडकास्ट में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप चुनावी मुद्दों पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और आप चाहते हैं कि जानना कि किस तरीके से पूरी ऑन ग्राउंड काम होता है, प्लीज वीडियो में बने रहिएगा। एंड अभी से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए कि आप इस पॉडकास्ट में और क्या क्या एक्सपेक्टेड करने वाले थे। हो सकता है कि आप कुछ नया सुनने वाले थे, अगर नहीं मिलता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट सेक्शन में आके स्टार्ट हो जाइए। तो हम स्वागत करते हैं रूपेश जी का। रूपेश जी नमस्कार। बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। जय श्री राधे जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो सर, हमारे व्यूअर्स को आप प्लीज एक कोई शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे जिससे वो कनेक्ट कर पाए? जी जी, मेरा नाम सर रूपेश कश्यप है और जी। मैं बिहार का रहने वाला हूँ मूलतः। जी। और जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई है बिहार से हुई है, हाँ लेकिन जी। उसके बाद मैं दिल्ली आया जी। और दिल्ली में ही पूरा मेरा करियर जो है वो चला है। ठीक है। तो रूपेश जी, जैसे मैंने अपने व्यूअर्स को वादा कर दिया है कि दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल आदमी पार्टी क्यों हारे, उसके पीछे का क्या रीजन था, क्या कारण रहे होंगे, तो प्लीज थोड़ा सा आप हमें विस्तार में समझाएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी एक तो लगभग 10 साल हो चुके थे, लगभग 3 चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ी और जीती। हाँ जी। तो पहली सरकार बनी 49 दिनों की थी। जी। उसके बाद 2 बार ये फुल मेजोरिटी के साथ है। लगभग पहली बार में इनको 67 सीटें मिली, उसके बाद लगभग 62 सीटें मिली। उसके बावजूद लोगों की जो उम्मीदें आम आदमी पार्टी को लेके थी बहुत ज़्यादा थी, जी। लेकिन वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई उनकी। जी। मुझे जो लगता है, जो अगर मैं इस फील्ड में हूँ और जो समझता हूँ मैं, तो लोगों की उम्मीदें ना पूरा होना और विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होना, लेकिन उनके विधायकों ने वो काम नहीं किया। खास करके जो लोगों की बेसिक जरूरतें, सड़क, नाली, सीवर, इस पे काम नहीं हुआ। जी। और विधायक के खिलाफ काफी रोष था। ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सर्वे में दिख रहा था। जी। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि आप अगर देखेंगे तो पहले पहले जो उनकी लिस्ट आई उसमें उन्होंने लगभग सारे विधायकों का जो है टिकट चेंज कर दिया। हाँ जी। ठीक है, तो
ये कारण था, है ना? और यही कारण था चुनाव हारने का भी। और भाजपा ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। खास करके एक जो मुद्दा था यमुना का, जी। वो बहुत इम्पैक्टफुल रहा इस चुनाव के अंदर, और यमुना के मुद्दे पे भाजपा बहुत स्ट्रांगली लड़ी और वो चुनाव जीती। सर, एक मेरा व्यक्तित्व सवाल है आपसे और सारी जनता से भी और हमारे देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी। क्वेश्चन ये है कि जैसे कोई चुनाव में पार्टी आती है और चुनाव पूरा मैनिफेस्टो प्लान होता है, तो मैनिफेस्टो जो होता है एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। उतना लीगल नहीं होता कि किसी भी पार्टी के ऊपर कोई केस हो जाए या कोई प्रेशर हो किसी कोर्ट का या किसी गवर्नमेंट बॉडी का। तो हर पार्टी चुनाव में आने से पहले आपसे वादे करती है कि मैं 5 साल में ये काम हम आपको करके देंगे, आप हमें वोट दीजिए, फिर हम आपके टैक्स के पैसे से ये पूरा काम करेंगे। लेकिन अगर वो उस काम को करने में विफल हो जाते हैं या वो पार्टी विफल हो जाती है या उसके नेता विफल हो जाते हैं, तो उन पर कोई लीगल कार्रवाई नहीं होती। तो जी, जी। क्या आपके इसमें कोई ऐसे विचार है कि इलेक्शन हुँ। कमीशन ऑफ इंडिया उन पर कोई कुछ पेनल्टी लगाए या उनके ऊपर कोई ऐसा मुकदमा दर्ज हो कि आपने ये काम तय समय में क्यों नहीं किया? देखिए, मैनिफेस्टो जो होता है ना, बेसिकली ये एक एक अगर आप संविधान को समझते होंगे, तो संविधान में एक डीपीएसपी होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन स्टेट पॉलिसी। जी, उसके अंतर्गत क्या होता है कि डीपीएसपी ये वैधानिक नहीं होता है। यानी कि अगर कोई पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में लाती है कि हम ये काम करेंगे, यानी कि वो उनके विचार हैं और वो उनके ये है कि हम अगर सरकार हमारी बनती है, जी, तो उनकी प्रायोरिटीज़ क्या-क्या हैं। जी, लेकिन प्रायोरिटीज़ वो बजट पे तय होते हैं। जी, ज़रूरी नहीं है कि जो उनकी प्रायोरिटी जो सारी पूरी हो, लेकिन पार्टी की अपनी प्रायोरिटीज़ होती है कि हम आने के बाद हम यमुना पे काम करेंगे, हम शिक्षा पे काम करेंगे, हम स्वास्थ्य पे काम करेंगे, पार्टी काम करती है। लेकिन ओके। वो बजट पे डिपेंड करता है और ये डीपीएसपी का पार्ट है, बिल्कुल वैधानिक नहीं है ये। जनता उन मुद्दों पे वोट करती है, लेकिन ये वैधानिक नहीं है। लेकिन क्या आप इस बात को पूरी तरीके से मानते हैं कि हर एक पार्टी हर बार झूठ बोल के सरकार बना लेती है और जनता का बेवकूफ़ बन जाता है? देखिए, चुनाव जीतने के लिए तो सब पार्टियाँ करती हैं ये चीज़ें। जी। सभी पार्टियाँ मैनिफेस्टो में लोग आजकल जैसे हो रहा है फ्रीबीज़ जो चल रहा है, हाँ जी। कि भाई जब बीजेपी ने ₹2500 महिलाओं को देने के वादे किया, 2100 आम आदमी पार्टी ने करे। बिल्कुल चुनाव जीतने के लिए करते हैं वो लोग, लेकिन इसको इससे नहीं जोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज़ हैं वो, कि हम आने के बाद हम महिलाओं के लिए काम करेंगे, हम शिक्षा पे काम करेंगे, हम स्वास्थ्य पे काम करेंगे। ये सारी पार्टियाँ करती हैं, कोई पार्टी अलग नहीं है इससे। आप सर पार्टीज़ के लिए ऑन ग्राउंड पर कैंपेनिंग प्लानिंग करते हैं, सर्वे कराते रहते हैं। तो जो ऑन ग्राउंड पे दिखाया जाता है और जो एक्चुअल में पिक्चर पर दिखाया जा रहा है, ऑन सोशल मीडिया दिखाया जा रहा है, क्या वो दोनों मैच करता है आपके हिसाब से? देखिए, आजकल बहुत सारी पीआर कंपनीज़ हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का पूरा पीआर देखती हैं। जी, तो ओवर द हाइप तो दिखाएँगे ही वो। काम अगर थोड़ा हुआ है तो उसको बढ़ा-चढ़ा के दिखाया जाता है। ये सभी पार्टियाँ करती हैं। मैं कि ये नहीं कहूँगा कि कोई पार्टी इससे अलग है ना? और चुनाव जीतने के लिए सारे तरीके हैं। अगर आप अपने काम को नहीं दिखाएँगे, तो जनता आपको अगली बार क्यों चुनेगी? ज़ाहिर-सी बात है, शिक्षा और स्वास्थ्य पे जो काम आम आदमी पार्टी ने किया, शिक्षा पे जो काम किया वो दिखता भी है वो। आप स्कूलों की हालत अगर आप आज से 10 साल पहले देखें, कांग्रेस आप अगर यही प्रायोरिटीज़ की बात अभी हम कर रहे थे, आप देखो कांग्रेस के कार्यकाल में शीला दीक्षित ने रोड पे कितने काम किए, इतने सारे फ्लाईओवर बने, जी। उन्होंने काम किया। उनकी प्रायोरिटीज़ में हो सकता है वो सारी चीज़ें थी। तो रुपेश जी, जैसे कांग्रेस का हम देख रहे हैं कि धीरे-धीरे पतन हो रहा है। जी। कभी उनको 100% मेजॉरिटी में रहा करते थे। अब उनको 4-5 या 6% ही वोटिंग मिल पाती है। तो आपको लगता है कि किसी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कांग्रेस को दोबारा से रिवाइव कर सकती है, राहुल गांधी जी को दोबारा पावर में ला सकते हैं? देखिए, अभी अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र में तो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही है। जी, अगर आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में सही बात है कि दिल्ली में कांग्रेस का ग्राफ धीरे-धीरे गिरा है। जहाँ पे आज से 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, जी, आज उनका वोटिंग परसेंटेज 6% के आसपास है, जो बहुत ही लग रहा है कि पार्टी खत्म होने के कगार पे है। बिल्कुल। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जब आई, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो वोटर हैं, वो वही वोटर हैं जो कांग्रेस के वोटर रहे हैं। जी, अब जब तक दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी स्ट्रांग रहेगी, जो मुझे समझ में आता है, तब तक कांग्रेस का इमर्ज होना मुश्किल। अभी जो स्थिति बनी हुई है, अभी वर्तमान में जो कांग्रेस को वोट मिला लगभग 6.5%, जी, आम आदमी पार्टी को लगभग 43.5% वोट मिला जी, और बीजेपी को 46 पॉइंट समथिंग वोट मिला। जी, यानी कि भाजपा और आम आदमी पार्टी के वोट में लगभग 3 से 4% का डिफरेंस रहा, जी, है ना? तो कांग्रेस, अगर आम आदमी पार्टी डिक्लाइन होती है, क्योंकि लास्ट टाइम कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 54 पॉइंट समथिंग वोट मिला था, जी। जो घट के इस बार लगभग 11% पे आ गया है, हाँ 11% जी, घटा है, हाँ जी, यानी हाँ जी। 43 पे आ गया है। तो ये अगर इस तरह से रहा, तो कांग्रेस के उठने के चांसेज हैं, अगर कांग्रेस का संगठन इस तरह से रहा यहाँ पे दिल्ली में, क्योंकि कांग्रेस का संगठन ही नहीं है। हुँ, अगर उनके नेता ही नहीं होंगे, कार्यकर्ता ही नहीं होंगे, संगठन बनेगा कैसे? जी। सबसे बड़ा कारण है। तो कोई एक स्ट्रैटेजी जो आप इस पॉडकास्ट में बताना चाहेंगे, कांग्रेस अगर
स्लोली ग्रेजुअली ये फॉलो करें तो शायद उनका बहुत जल्दी दोबारा से कह सकते हैं कि रिवाइव कर जाएंगे, बैक बिल्कुल कर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस को मेरे ख्याल से जो है संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, खास करके पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप करना। अगर आप भाजपा को देखेंगे, भाजपा के साथ पैरेलल बहुत सारे संगठन काम करते हैं। हाँ जी। आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी के पास युवाओं की बहुत बड़ी टीम है। जी। कांग्रेस के पास वही नेता है जो पुराने नेता है, और आज जो नेता है वो थर्ड जनरेशन वाले नेता है, यानी उन्हीं के बेटे, उन्हीं के पोते हैं, हाँ जी। जिनको जो राजनीति में बिल्कुल वो फॉर्चुनर से उठ के उतरे और इस तरह से राजनीति करते हैं, तो वो ग्राउंड जीरो पे काम नहीं कर पाते, वो जो भाजपा करती है। तो उनको उससे अलग होना होगा, अपनी पूरी रणनीति बदलनी पड़ेगी, और भाजपा की जो रणनीति है उस तरह से अपने आप को चुनाव में रखना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो जैसे हम अभी देख रहे हैं कि बिहार में भी चुनाव आने वाले हैं, तो बिहार में चुनाव इस बार आपको लगता है कि किन मुद्दों पे हो सकते हैं? क्या मुद्दे वहां पर रहेंगे मेनली? देखिए बिहार में चुनाव को तो हमेशा मुद्दा तो मेरे हिसाब से बहुत सारे रहे हैं। बिहार में आज भी गरीबी है, बेरोजगारी है, पलायन का बहुत बड़ा मुद्दा है। जी। लोग पलायन करते हैं, बड़ी संख्या में गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, अलग-अलग स्टेटों में लोग जाते हैं। जी। ये सरकार का फेलियर है। वहाँ पे 90 से लेके 2005 तक लालू की सरकार रही। लालू यादव जी और राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रही। उसके बाद वहाँ पर लगातार नीतीश कुमार सीएम है। परंतु फिर भी लोगों के काम जो होने चाहिए थे वो हुए नहीं। आज भी पिछड़े राज्यों में गिनती होती है बिहार की। जी। इसके पीछे ये सारे नेता जिम्मेदार हैं। जो कार्य होना चाहिए था वैसे तो नहीं हुआ, लेकिन नीतीश के कार्यकाल को अगर आप देखेंगे तो नीतीश के कार्यकाल में बहुत सारे कार्य हुए। लेकिन मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से जितने भी बिहार में लोग रहते हैं उन सभी का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी आज के टाइम में आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जो यूपीएससी क्रैक करते हैं, मेजॉरिटी लोग बिहार से होते हैं। तो भले ही वहां पे लिटरेसी रेट कम है, शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं, लेकिन जितने भी लोग, जो भी कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है ना कि जो आप कह रहे हैं जिन आईएएस ऑफिसर या जो अपर रैंक के जो ऑफिसर है, वो बेसिकली होते तो बिहार से हैं, लेकिन वो उनकी शिक्षा बिहार से नहीं होती है। उनकी शिक्षा दिल्ली से। शिक्षा दिल्ली या अलग-अलग ऐसे तो बिहार पे आप मानते हो अभी ऑन ग्राउंड बहुत सारे बदलाव होना बहुत जरूरी बिल्कुल है? ज़रूरी है। बिहार में शिक्षा में बदलाव होना चाहिए। वहाँ का जो हेल्थ से जो व्यवस्था है स्वास्थ्य की, बहुत खराब है। उस पे काम होना चाहिए मेरे ख्याल से। सड़क पे बहुत अच्छा काम किया नीतीश कुमार ने। बिजली पे बहुत अच्छा काम करा है, पानी पे अच्छा काम किया उन्होंने, महिला उत्थान पे अच्छा काम किया है। लेकिन अभी काम करना है वहाँ पे, शिक्षा पे काम करना है, खास करके शिक्षा में, खास करके हायर एजुकेशन पे काम करना है। कोई मैनेजमेंट का कॉलेज नहीं है, कोई बड़े कॉलेजेस नहीं है वहाँ पे, उस पे काम करना होगा। तो आप जब इस फील्ड में आए थे, आपने कदम रखा, तो आपके सामने खुद क्या-क्या चुनौतियाँ आई थी? जैसे आपने सरकार को लेके बताया, तो आपके पीछे क्या सोच थी? क्या आप खुद एक पॉलिटिशियन बनना चाहते थे या फिर सिर्फ़ आपका एक मन था कि मैं पॉलिटिशियंस बनाऊँगा, मैं किंग मेकर हूँ, आई डोंट वांट टू बी अ किंग? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कभी भी सोचा ही नहीं था कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है। हाँ जी। बेसिकली मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था मुखर्जी नगर में रह के, लेकिन वहाँ पे सफलता नहीं मिली। लेकिन एक जुड़ाव, एक शुरू से भी पढ़ाई जो मेरी हुई है, जी। वो इसी विषय में हुई है। मैंने राजनीतिक शास्त्र में मैंने पढ़ाई करी है, मेरा ग्रेजुएशन, मास्टर उसी विषय में हुआ है। ओके। तो एक इंटरेस्ट था एक उसमें, और बिहार के बच्चों का वैसे भी इंटरेस्ट रहता है हाँ पॉलिटिक्स में, जी, हाँ जी। तो नेचुरल है वो। बिहार क्या, वो तो सर मैं कह लूँ यूपी और बिहार 2 एक ऐसे राज्य हैं, एमपी भी मान सकते हैं जी, जिनका जी। पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं एक कोचिंग सेंटर है, विकास देवीकृति चलाते हैं उनको। हाँ जी। मेरे दृष्टि बिल्कुल, आईएएस दृष्टि आईएएस उनकी संस्था है, और बहुत अच्छा मैं उनको सुनता हूँ मैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं। बहुत अच्छे और बहुत प्रवक्ता हैं बहुत जो इंस्पिरेशन लाइफ में मिली है उनसे मिली है मुझे। विकास सर से। जी, जी, बिल्कुल। रुपेश जी, जैसे आपने विकास सर को लेके बताया कि विकास सर आपको इंस्पायर करते हैं, आप उनसे एडमायर होते हैं। तो विकास सर के कॉम्पिटिटर कह लें या सहपाठी कह लें, अवध ओझा जी, जो कि एक बहुत ही अच्छे प्रवक्ता भी हैं, एक शिक्षक भी हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा यूथ को मोटिवेट भी किया है। तो उन्होंने भी आम आदमी पार्टी जॉइन की थी, अनफॉर्चुनेटली वो हार गए। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने ये गलती करी है, सही करा, और उन्होंने अगर गलती करी तो क्या-क्या गलतियाँ करी? देखिए, वैसे तो राजनीति में आने का सभी को हक है, जी। लेकिन मेरे हिसाब से सही समय नहीं था उनका आने का। जी। क्योंकि शिक्षा पे अच्छा काम कर रहे थे वो, और शिक्षा पे, क्योंकि उनके इमेज पे भी एक ये लगा, ये बहुत अच्छे शिक्षक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जी। मैं उनकी वीडियोज़ देखता हूँ यूट्यूब पे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन जी। ये सही समय नहीं था, क्योंकि एक अच्छी शिक्षा, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ आजकल उनके खिलाफ नेगेटिव पीआर चल रहा हाँ है जी। फेसबुक, इन सब पे, तो वो नहीं होना था वो। उनको राजनीति में थोड़ा बचना चाहिए था इन सब चीज़ों से, उनको दूर रहना था। कै शिक्षा पे अच्छा काम कर रहे थे वो। कहते हैं राजनीति एक दलदल है,
इसमें बिल्कुल हर किसी को नहीं घुसना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो राजनीति में आने के बाद एक राजनेता की जिंदगी कैसी हो जाती है? वो अपनी पर्सनल लाइफ में कैसा होता है, प्रोफेशनल लाइफ में कैसा होता है? देखिए, सबकी लाइफ बड़ी सिम मुझे भी पहले लगता था कि पॉलिटिशियन की लाइफ बड़ी अलग होती होगी। मैं जी। जब 2019 से उनके साथ काम कर रहा हूँ, हम्म। बड़े सिंपल लोग होते हैं, बड़े साधारण लोग होते हैं, वो जो दिखता है ऐसे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जी। मैं लगभग सभी बड़े पॉलिटिशियन को मैं जानता हूँ, कुछ से मिला भी हूँ मैं। उनकी लाइफ बड़ी सिंपल है, जो कैमरे में दिखाई जाती है, इस तरह कुछ नहीं होता है। सभी सिंपल और सभी अच्छे लोग हैं। जी। राजनीति में होता क्या है कि बेसिकली आप किसी कॉन्स्पिरेसी के शिकार हो जाते हो, आप किसी ऑपोजिशन के पे आप पे तो मीडिया में जो चीज़ें दिखती है, जो वो जी। वैसा कुछ होता नहीं है, मेरे हिसाब से। आज के टाइम में राजनीति में जैसे हम बात करें डिजिटल मीडिया, जी। उसकी क्या वैल्यू है, और सर्वे जो आप कराते हो उसकी क्या वैल्यू होती है? इन दोनों की वैल्यूज के बारे में बताओ। देखिए, डिजिटल मीडिया का तो बहुत बड़ा रोल है आज, क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, जी। अब होता क्या है ना कि पहले जो कैंपेन होता था 2009 से पहले, आप देखेंगे अगर चुनाव को, जी। तो बड़ी-बड़ी रैलियाँ होती थी, सभाएँ होती थी बिल्कुल। और कुछ डोर टू डोर कैंपेन लोग करते थे। हाँ ये जी। चुनाव का तरीका था कि बड़ी गाड़ी से नेता उतरे और सभा की और गाड़ी में बैठे चले गए। सबके पैर भी छुए। सबके पैर, लेकिन आज ये तरीका काम नहीं आता। जी। अब आपको डोर टू डोर भी जाना है, सब लोगों से मिलना है वन टू वन। उसके बाद दिक्कत इसमें ये है कि चुनाव में समय कम होता है और एक-एक विधानसभा लगभग जिसमें 3 लाख से ऊपर वोटर होते हैं। जी। अगर विधानसभा की बात करें तो लोकसभा में तो 15 लाख से ऊपर वोटर होते हैं। तो 1 महीने 2 महीने में आप इन तक पहुँच पाए, पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। तो डिजिटल मीडिया बहुत बड़ा माध्यम है। आप उन सभी व्यक्ति तक उसके थ्रू पहुँच सकते हैं आप। जी। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि सोशल मीडिया का रोल नहीं है। और सर्वे के बारे में सर आप क्या देखिए, कहेंगे? सर्वे सर क्या है ना कि सर्वे जो होता है, अब क्या होता है कि नेताओं के पास सही आउटपुट होता नहीं है। अब जी। अगर हम बात करें किसी विधानसभा चुनाव की, तो उनको ये पता तो ज़रूर होता है कि हम यहाँ पे मजबूत है या कमज़ोर है, लेकिन वो ये नहीं पता होता है कि हम किस एरिया में, विधानसभा के किस क्षेत्र में मजबूत है, कहाँ पे कमज़ोर है। सर्वे वहाँ पे उनको हेल्प करता है, उनकी बिल्कुल। पॉलिसीज़ बनाने में। जी। अगर चुनाव की तैयारी कर रहे हो, तो उनको हर एक एरिया का, अगर हम असेंबली की बात, दिल्ली की बात करते हैं हम, जी। दिल्ली में एक विधानसभा में मूलतः 5 से 6 वार्ड होते हैं, कहीं के 4 वार्ड भी हैं, कहीं के 3 वार्ड भी हैं, लेकिन 3 से 6 होते हैं। जी। अब वो हर एरिया का अपना कंडीशन है वहाँ पे, जी। कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं, कुछ शहरी क्षेत्र है, कुछ स्लम एरियाज़ है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अब उनको वहाँ के बारे में सारी चीज़ें नहीं पता, तो जी। सर्वे वहाँ पे हेल्प करेगी उनको, अपने हम्म। पॉलिसीज़ बनाने में, अपनी योजनाएँ बनाने में, चुनाव की रणनीति बनाने में। जी। जी। तो एक जैसे एक बात करें विधानसभा चुनाव की, तो एक विधायक को बनने में कितना खर्चा आ जाता होगा लगभग? क्योंकि ऑब्वियस है सर, पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो पैसा है। तो जैसे कोई हमारे न्यू पॉलिटिशियन है जो प्लान कर रहे हैं कि इस बार तो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो क्या बताना चाहेंगे, कितना खर्चा आ जाता तो ये होगा? डिपेंड करता है कि विधानसभा कैसा है। जी। तो ये विधानसभा ग्रामीण है, शहरी है, किस तरह का विधानसभा है। जी। ज़रूरी नहीं है पैसा इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ पैसे से ही चुनाव लोग जीतते हैं, पैसा ही चुनाव जिताने का माध्यम है। अगर देखिए, नेता अगर सोशल वर्कर है, समाज के काम में लगा हुआ है शुरू से, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है, जी। बशर्ते लोगों के साथ जुड़ा कितना है वो। क्या लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं, और जानते-पहचानते हैं तो उस जानने-पहचानने में वो किस तरह का इमेज है लोगों के दिल में, ये जी। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैसा तो क्राउड फंडिंग भी हो जाता है, हुँ। लोग पैसे देके चुनाव लड़ाते हैं, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है। हाँ। तो पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि आपकी छवि क्या है और आप कितने लोगों से जुड़े हुए हैं उस क्षेत्र में और किस तरह से जुड़े हुए हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स में अच्छी छवि वाले लोग कम ही हैं। ज़्यादातर वो लोग हैं जिनके ऊपर काफ़ी सारे भ्रष्टाचार के केसेस चल रहे हैं या अदर केसेस चल रहे हैं। और जैसे आपने बात करी कि सोशल वर्कर हैं अगर आप अच्छे, तो आपको चुनाव लड़ना चाहिए, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक भी सर गरीब पॉलिटिशियन तो मैंने देखा नहीं है जो छोटी गाड़ी से आए ऑल्टो या 800 से और चुनाव आके जीत गया हो। नहीं, नहीं इस सर, हैं सर, ऐसे लोग भी हैं। बात आपने करी अच्छे लोगों की, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रहे हाँ, हैं, वो बिल्कुल। भी हैं, एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहे हैं। हाँ जी। अगर आप पॉलिटिशियन की बात करें, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी जो हैं हमारे, जी। वो भी पॉलिटिशियन ही रहे हैं, बहुत लोग हैं ऐसे। तो ऐसे नहीं, अच्छे लोग भी हैं। हाँ, आप ये भी ठीक है आपका कि वैसे लोग भी आ गए हैं राजनीति में, पैसे, बाहुबल के दम पे हैं, ऐसे लोग भी हैं। और आपने बात कही गरीब लोगों के लिए नहीं है, आप भाजपा के एक सांसद हैं, नाम जी। थोड़ा-सा मिस ध्यान नहीं है। तो वैसे लोग भी हैं जो सांसद बने हुए, पार्लियामेंट में गए हुए हैं। तो ऐसे नहीं है, हर तरह के लोग हैं और हर तरह के लोगों के लिए राजनीति में जगह है। मेरा अनुमान तो ये है, जैसे आप कैंपेनिंग की बात कर रहे हैं और आप सर्वे की बात कर रहे हैं, इन सभी में लगभग खर्चा आता है। टीम बनाने में, टीम बिल्ड करने में, टीम को
ऑन ग्राउंड भेजने में उसमें काफ़ी खर्चा आ जाता है। जहाँ और भी मैंने पॉडकास्ट किए हैं तो लोगों ने खुलकर बताया कि इसमें समवेयर कोई 5 से 10 करोड़ का खर्चा आता है। अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप चुनाव में पैर रखिए वरना मत आइए। तो मेरा एक व्यक्तिगत सवाल है पर्सनल, वो आपसे ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पॉलिटिशियन है 10 करोड़ रुपए खर्च करके एक चुनाव जीतता है, तो पहले वो देश के लिए, जनता के लिए काम करेगा या अपना पैसा रिकवर करेगा? देखिए, कोई अगर नेता सही बात है आपका, अगर इतना पैसा खर्च कर रहा है चुनाव में, ज़रूरी नहीं इतना पैसा चुनाव में खर्च किया जाए। जी, लेकिन अगर वो इतना पैसा खर्च करता है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो उसको यूज़ करेगा। उस पैसे ऐसे नेताओं को जानता हूँ, जिन्होंने बहुत कम पैसे में चुनाव लड़ा है और चुनाव जीता भी है और लोगों ने सहयोग किया है, तन, मन, धन से लोग लगते हैं। ऐसे लोगों को भी जानता हूँ मैं। आप खुद, आपकी कंपनी, आप खुद इन पर्सन किस तरीके से हेल्प करते हो उनकी, जिन लोगों के पास कम फंड है या कम पैसे हैं? देखिए, जैसे कि जो नेता जो अच्छे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं या इंडिपेंडेंट हो या किसी पार्टी से हों, तो उनके लिए क्राउड फंडिंग व्यवस्था करते हैं हम। ओके, और कोशिश करते हैं उनकी छवि को इस तरह लोगों के बीच में लेके जाया जाए। अगर जी। वो उस तरह के व्यक्तित्व हैं, तो लोगों को उनके बारे में बताकर क्राउड फंडिंग करते हैं और उनको चुनाव लड़ाते हैं उस क्राउड फंडिंग से। इस बार के जो दिल्ली चुनाव में आप आम आदमी पार्टी के लिए काम करवा रहे थे या बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए? जी, बीजेपी के लिए काम कर रहा था। आपने इस बार बीजेपी के जी, लिए जी। काम किया। तो मैं ये सीधे आम आदमी पार्टी से कह सकता हूँ कि आपने उनके लिए काम नहीं किया तो इस वजह से शायद आप हार गए? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी बिल्कुल ऐसा नहीं, आम आदमी पार्टी में अच्छे लोग हैं और आम आदमी पार्टी ने काम भी किया है। ऐसा जी, मैं नहीं कहूँगा कि आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया है। जैसे मैं पहले ही बोला, मैंने शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन हाँ, साथ-साथ मैंने ये भी बोला है कि उनके विधायक अरविंद केजरीवाल के द्वारा बताए गए जो भी उनके जो निर्देश थे, शायद उनको पालन उनका नहीं किया होगा। और विधानसभा में अगर आप देखेंगे, अगर आप दिल्ली की विधानसभा में घूमे आप, ख़ास करके मैं विकासपुर विधानसभा की बात करूँ, मैं उत्तम नगर विधानसभा की बात करूँ, बहुत सारे ऐसे विधानसभा, जी, किरारी, बुरारी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत वहाँ सड़कों की स्थिति, नाली, सीवर, बहुत बुरी व्यवस्था है। तो विधायक, ये अरविंद केजरीवाल की हार नहीं बोलूँगा मैं, ये विधायकों की हार है ये, मेरे जी। हिसाब से। अरविंद केजरीवाल को अगर एक नेशनल चेहरा बनना है, एक नेशनल चैलेंज बनना है बीजेपी के लिए, तो अरविंद केजरीवाल को पर्सनली क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी? देखिए, अब कम से कम उनको इस चुनाव से तो सीख लेना चाहिए हुँ, कि वो जैसा समझते हैं, वैसा होता नहीं है और जैसा उनको लग रहा होगा चुनाव से पहले कि चुनाव हम जीत रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के लगभग सारे विधायक जी, इस स्थिति में थे कि वो चुनाव नहीं हार रहे हैं। जी, भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत संगठित पार्टी है, जी, बहुत अच्छे कार्यकर्ता उनके पास है, जो बहुत मेहनत करते हैं जी, और भाजपा बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी, उसका परिणाम भी आपके सामने है। अगर भाजपा ने सही में अपने मैनिफेस्टो जो उन्होंने जारी करा है, उस पे काम किया, हुँ। तो आने वाले 5, 7, 10 सालों में मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में फिर अभी आती हुई दिख रही है मुझे। तो जैसे हम अगर बात करें, जैसे हम नेशनल मुद्दों की बात कर ही रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस वक़्त प्रधानमंत्री हैं। उनके बाद आपको क्या लगता है कि कौन सही प्रधानमंत्री के लिए दावेदार होगा, जिसके अंदर दम है देश को आगे ले जाने का? सभी पार्टीज़ की तरफ से बात कर रहा हूँ, देखिए, कब किसका संगठन हो के आगे चुनाव जीत जाए, क्या पता चलता है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, भाजपा अभी तो जो मुझे समझ में आ रहा है, भाजपा जिस तरह से चुनाव लड़ रही है और जो काम हुआ है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो अभी 10 साल रही है, ये तीसरा टर्म चल रहा है, बहुत काम हुआ है उन्होंने। आप जिस भी डिपार्टमेंट को देख लें आप, खासकर सड़क परिवहन की देख लें, नितिन गडकरी ने बहुत अच्छा काम किया है। जी, हर हर फील्ड में, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, सड़क परिवहन में हो, हर चीज़ में काम हुआ है। जी, और जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 10-15 सालों में कोई दूसरी पार्टी मुझे दिख रही है जो केंद्र में सत्ता में आएगी। जी, भाजपा की अगर बात करें, तो भाजपा में बहुत नाम है। अमित शाह जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, बहुत काबिल लोग हैं भाजपा में, जो पीएम बनने के बिल्कुल दावेदार हैं। जैसे अभी बहुमत भी बना नहीं पाई इस बार के चुनाव में, सेंट्रल चुनाव में है भाजपा। तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस जो और भाजपा में बराबर की टक्कर होने वाली है आने वाले टाइम में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भाजपा क्यों आगे है, भाजपा चुनाव क्यों जीत रही है, सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए। जी, भाजपा इसलिए चुनाव जीत रही है कि भाजपा के पास एक तो सबसे मजबूत संगठन है, हुँ, जो कांग्रेस के पास नहीं है। जी, भाजपा के पास जैसे कार्यकर्ता है, वैसे कांग्रेस के पास नहीं है। जी, तो भाजपा जिस तरह से, भाजपा के पास जो ऑर्गेनाइज़ेशन जो पैरेलल काम करती है, वो जी। कांग्रेस के पास नहीं है। आपके आरएसएस कह पास सकते हैं सीधे। देखो, आरएसएस भी और भी संगठन काम करती है उनके लिए, बिल्कुल, तो अब इतने सारी संगठन काम कर रहे हैं, इतनी संगठित पार्टी है, इतने बड़ी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में उनके बराबर में नहीं हैं आप। तो बिल्कुल, आप चुनाव जीतने की स्थिति में कैसे आ सकते हैं आप? सही बात है। और इतना बड़ा चेहरा है, नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा है भाजपा के पास। तो उस चेहरे के बराबर कोई चेहरा किसी और पार्टी के पास नहीं है। आपको कुछ बातें जो नरेंद्र मोदी की अच्छी लगती हों, जो उनकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगती हों? देखिए, नरेंद्र मोदी को जितना मैंने समझा हुआ है, वो बड़े ही शांत व्यक्ति हैं।
2014 से पहले जो उनकी छवि बनाई जा रही थी वैसे बिल्कुल नहीं, जो मैंने इन 10-12 सालों में उनको समझा है, देखा है। जी। बिल्कुल शांत होके काम करना, और काम जिस तरह से हुआ है उनके कार्यकाल के अंदर, आप देखेंगे कि कभी भी उन्होंने चाहे हम रेलवे की बात करें, चाहे हम शिक्षा की बात करें, चाहे हम स्वास्थ्य किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें हम, उन्होंने कहीं भी अपने निर्णय लेने में कभी पीछे नहीं हटे। वो डिसीजन लेना हुआ तो डिसीजन मेकिंग में उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग वो है, डिसीजन लेने में वो बिल्कुल। तुरंत डिसीजन लेते हैं, और इसका ये परिणाम है कि आज भारत की स्थिति, आज आप हर स्थिति में देखें, जो भी रैंकिंग आती है वहाँ पे भारत अच्छी स्थिति में है। ये 10 साल में परिवर्तन तो हुआ है। मतलब एक्शन बहुत फास्ट लेते एक्शन हैं। फास्ट लेते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे राहुल गांधी की अगर हम बात करें, तो राहुल गांधी लगातार काफ़ी चुनाव हार चुके हैं, लेकिन लोग उनके लिए कह रहे हैं कि चुनाव हार रहे हैं, ज़िंदगी से नहीं हार रहे। तो राहुल गांधी की कुछ बातें जो आपको अच्छी लगती है और कुछ ऐसी उनको आप सजेशन देना चाहें कि शायद मे बी अगर राहुल गांधी जी का भी हमारी ये रील देख लें, वीडियो देख लें, तो उनके लिए कुछ सजेशंस हैं? देखिए, एक तो मैंने जो समझा राहुल गांधी जी को, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत पॉजिटिव व्यक्ति हैं, क्योंकि जी। 2014 से लगातार चुनाव हारना, जी। इतनी विधानसभाएँ, मेयर के चुनाव हो, जितने भी चुनाव हो, इतनी विफलताओं के बाद भी अगर व्यक्ति लड़ रहा है, व्यक्ति बहुत अंदर से मजबूत है, जो मुझे समझ में आता है। जी। जो राहुल गांधी को मैंने समझा है, वो व्यक्ति बहुत मजबूत है, और लड़ने का पूरा जज़्बा है व्यक्ति के पास। जी। लेकिन उस तरह की पार्टी कांग्रेस अभी है नहीं, जिस तरह की लीडरशिप है। राहुल जी। गांधी नो डाउट बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और 2 साल 3 साल में जो परसेप्शन पहले बने हुए थे राहुल गांधी को लेके, लोगों का बदला है। हुँ। लोग आज जो उनको अलग-अलग नामों से संबोधित करते थे, आज कम से कम उनका कहने का तरीका बदला है। अब राहुल गांधी को भी लोग समझ रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं, पहले लोग समझते नहीं थे इस चीज़ को। हाँ जी। तो बिल्कुल अच्छे व्यक्ति हैं, धीरे-धीरे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनकी बिल्कुल पॉजिटिव एक्सेप्ट कर पीआर रहे की हैं, तरफ जा रहे हैं। एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम बस इतना है कि कांग्रेस अभी उस स्थिति में नहीं है कि अकेले सरकार बना पाए। जी। हाँ, वो अपनी सहयोगी पार्टियों के दम पे चुनाव लड़ सकती है, चुनाव मजबूती से लड़ी, जैसे इस बार लड़ी है, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में तो भी मुझे नहीं दिख रहा। जैसे कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी जो है कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहती है। कुछ राहुल गांधी ने तो कुछ एक वीडियोज़ में ये भी कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया इन लोगों ने। तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या सही में कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाएगा या बदलने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और जहाँ तक आप देखेंगे, नरेंद्र मोदी जी ने, भाजपा के पार्टी के लोगों ने भी ये चीज़ें सारी बातें कहीं। वो कुछ चुनाव के समय ऐसी बातें फैलाई जाती हैं, वो फैली, और चाहे उनके चुनाव लड़ने का तरीका भी हो सकता है, मैं इस पे नहीं जाऊँगा। लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि कोई संविधान बदल दे, क्योंकि संविधान बिल्कुल अखंडित जिसको बोलते हैं हम, कि ये टूटने वाला नहीं है, इस तरह का संविधान है हमारा। एक बहुत जी। बड़ा संविधान है, जिसमें 395 से ऊपर आर्टिकल्स हैं। हाँ जी। और अलग-अलग विविधताओं से भरा हुआ संविधान है, तो जी। ये बिल्कुल गलत है कि संविधान बदला जाएगा, कोई भी पार्टी संविधान नहीं बदलेगी। ये जी। चुनाव के लिए हो सकता है कि उन्होंने ऐसा बोला हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो हम बीजेपी के आने से आपको क्या लगता है भ्रष्टाचार बढ़ा है या कम हुआ है? नहीं, बीजेपी के आने से भ्रष्टाचार बढ़ा नहीं है, क्योंकि ऐसे तो कोई अभी रिपोर्ट मेरे मेरे पास तो नहीं है जिसमें मैं कहूँ कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। मैं बिना रिपोर्ट के मैं किसी के ऊपर आरोप लगाऊँ, ये तो गलत होगा। तो जैसे कांग्रेस के कार्यकाल में जो बीजेपी आई तो उन्होंने काफ़ी सारे जो स्कैम को एक्सपोज़ किया। तो बीजेपी में हमने ये देखा कि बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसमैन देश छोड़ के चले गए, पैसा लेके चले गए। तो आप इसको किस तरीके से देखते हो? क्या इसके पीछे किस पॉलिटिकल पार्टी का हाथ हो सकता है? और क्या ये पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करवाती हैं या इंडिविजुअल लेवल पर ही इतना बड़ा गेम नहीं, देखिए, होता है? ज़रूरी नहीं है चीज़ें कि वो गए किस स्थिति में गए, मुझे ज़्यादा जानकारी इसकी है नहीं। लेकिन हाँ, ये विषय कोर्ट का है, कोर्ट ही डिसाइड करे। मैं इस पे बोलना नहीं चाहूँगा। तो रुपेश जी अब हम थोड़ी-सी चर्चा करते हैं बिहार चुनाव के बारे में। बिहार में चुनाव आ रहे हैं और आपको क्या लगता है कि इस बार किस पार्टी का बहुत ज़्यादा दावेदारी रहेगी जो चुनाव जीत सकती है? देखिए, बिहार में जिस तरह से भाजपा अभी महाराष्ट्र चुनाव जीती है, हाँ जी। हरियाणा चुनाव जीती है, अभी दिल्ली चुनाव जीती है, तो मोमेंटम तो भाजपा के साथ है। जी। और भाजपा, क्योंकि वहाँ पे जेडीयू के साथ है, नीतीश और भाजपा का अलायंस है, जी। तो नो डाउट कि भाजपा स्ट्रॉन्ग है। ओके। और रही आरजेडी की बात करें, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, तेजस्वी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जी। और तेजस्वी युवा हैं, और मुझे जो लगता है युवा को ही नेतृत्व मिलना चाहिए। बिल्कुल। मैं तो बहुत देसी आदमी हूँ और मैं बस इस तरीके से ही देखता हूँ। तो जो इंसान बिल्कुल खुल के ये कहना कहना चाहता है कि मैं कोई विकासशील पुरुष नहीं हूँ, मुझे ये नई टेक्नोलॉजी से मैं बिल्कुल अवेयर नहीं हूँ और मैं चाहता भी नहीं हूँ मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी मिले। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और वही मेरी वेशभूषा है और वही मेरा बर्ताव है। तो इस बारे में आप क्या कहना नहीं, चाहेंगे? तेजस्वी, बिल्कुल, मैं तेजस्वी यादव को जितना मैं समझता हूँ, मैं मिला नहीं हूँ कभी,
जी लेकिन जितना मैं समझता हूँ वो बड़े अच्छे व्यक्ति और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। प्रॉब्लम क्या है ना कि जो आरजेडी को लेके जो छवि बनी है लोगों के दिल में, जी अभी भी वो 1990 से 2005 वाली जो छवि थी वही बनी है। उस छवि को निकालने में तेजस्वी ने बहुत काम किया है, क्योंकि उस समय बिहार में अपराध से लेकर के कोई बहुत कार्य हुए, मैं ये नहीं जी कहूँगा कार्य नहीं हुए, बिल्कुल भी कहना गलत होगा। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन लोगों की थी, उस एक्सपेक्टेशन पे वो पार्टी खड़ी नहीं उतरी। बिल्कुल और तेजस्वी का जो विज़न है, जो दिख रहा है, जो कार्य करना चाहते हैं, जो उन्होंने अभी घोषणाएँ भी करी बिहार बिहार में लोगों के लिए, जी वो बहुत अच्छा किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो छवि अभी लोगों के दिमाग से नहीं निकल रही। हर कास्ट का सपोर्ट उनके साथ नहीं है। 2 जातियों का एक एक जो कहते हैं वो लगा हुआ है उनके ऊपर कि वो यादव और मुस्लिम की पार्टी है। हाँ जी अगर ये छवि अगर वो नहीं निकाल पाते हैं तो उनके लिए मुश्किल है। अगर इस चुनाव में अगर वो छवि लोगों के दिल से निकाल पाएँ और हर जाति के लोग उनको जाति से ऊपर उठ के वोट करते हैं, बिल्कुल। तो ही उनकी पार्टी मुझे जो समझ में आता है कि सत्ता में आएगी। जैसे अभी हम बात करते हैं प्रशांत किशोर जी की। प्रशांत किशोर जी ने अपनी एक नई पार्टी का संगठन किया है। तो इस बार आपको क्या लगता है कि वो बिहार में कुछ दावेदारी घोषित कर पाएँगे? बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं। हाँ चुनाव जी। उन्होंने कैंपेन किया नरेंद्र मोदी जी से लेकर के राहुल गांधी, बहुत बड़े-बड़े नेताओं के लिए कैंपेन किया है। उनकी खुद की पार्टी है। तो ऑर्गेनाइज़ेशन से लेकर के पॉलिसी मेकिंग में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और जी, अभी जो रिसेंटली चुनाव लड़ा भी है उन्होंने उपचुनाव, वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। चुनाव जीते नहीं हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज उनका ठीक था। जी, अब आने वाले चुनाव में अगर वो 243 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, जी। तो ये ज़रूर होगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सरकार बनाएँगे, हुँ, हुँ। लेकिन ये ज़रूर होगा कि अगर वो 10 से 15% वोट भी अगर लेके जाते हैं, तो बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए दिक्कत होगा। हाँ, क्योंकि अगर वो वोट कट जाते हैं, तो कितने विधानसभा का पूरा इक्वेशन खराब हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो दिक्कतें तो रहेंगी और ये मुझे जो लग समझ में आता है वो आरजेडी के लिए सेटबैक होगा। जी। क्योंकि ज़्यादातर वोटर जो हैं वो उसी समूह से आते हैं जिनका नेतृत्व तेजस्वी यादव करते हैं। प्रशांत किशोर जो है कि एक स्ट्रैटेजिस्ट हैं और तेजस्वी यादव जो एक मजे हुए पॉलिटिशियन हैं, उनका बैकग्राउंड ही पॉलिटिशियन रहा है। तो जैसे हम देखते हैं यूपी हो गई या फिर बिहार की बात हो गई या अलग स्टेट की भी बात करें तो हम देखते हैं कि जनरेशनल पॉलिटिक्स चल रही है। बाप दादाओं से वो चीज़ आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही है। तो क्या ये देश के हित के लिए सही रहेगा या खराब रहता है या किसी प्रदेश के लिए कि एक ही परिवार के पास सत्ता हमेशा बनी रहे? देखिए, ये तो मतलब ज़ाहिर-सी बात है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है। लेकिन अगर कोई काबिल है, मुझे जो समझ में आता है कि अगर कोई काबिल है, तो उसे बिल्कुल आना चाहिए। उसके ऊपर बेशक वो पिता का और वो एक विरासत का वो लगे। तेजस्वी यादव बहुत काबिल नेता हैं। आने कुछ ये 2-3 सालों में जो उनको मैं देख रहा हूँ, लोगों के साथ जो उनका जुड़ाव है और वो जो ग्राउंड पे जो उनका कैंपेन चल रहा है, लोगों से मिलना हो रहा है, बहुत ही अच्छा है। ऐसे व्यक्ति को आना चाहिए राजनीति के अंदर और सही बात आपने ये बोली कि विरासत बोला आपने ना? जी हाँ, विरासत बोला तो बिल्कुल ये लगेगा ये तो कि लोग बोलेंगे इस चीज़ को कि भई आप लालू यादव या ऐसी फैमिली से आ रहे हैं जिनके पिता जो है मुख्यमंत्री रहे हैं, माता बिल्कुल। मुख्यमंत्री रही हैं। लेकिन तेजस्वी के अंदर वो विरासत वाली चीज़ें नहीं दिखती, वो खुद बहुत मेहनत करते हैं। अगर हम बिहार चुनाव की बात करें, तो जनता क्या चाहती है वहाँ की? ऑन ग्राउंड जैसे आप सर्वेज़ वगैरह करते हैं, डिजिटल कैंपेन भी प्लान करते हैं। तो जनता के मन में क्या है कि इस बार हमें किस तरीके का नेता मिले, किस तरीके का मुख्यमंत्री वो चुनना चाहती है? देखिए, जनता तो ऐसे लोगों को चाहती है जो उनके लिए काम करें। प्रॉब्लम क्या है कि बिहार की जनता जातिवाद में फँसी हुई है। अगर वो इससे आगे निकलती है, बाहर निकलती है, तो बिहार का भला होगा। जी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के उसमें फँस जाओगे आप क्योंकि अच्छा नेता आना चाहिए। अच्छा जी, आप विधानसभा में अच्छे उम्मीदवार देखिए, पार्टी मत देखिए। मुझे जो समझ में आता है, मैंने लगभग 6 साल, 7 साल कैंपेन किया है। हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, हर पार्टी में बुरे लोग भी हैं। बिल्कुल। जनता को चुनाव करना है कि अच्छा कौन है ना? तो अच्छे व्यक्ति का चुनाव करना है, पार्टी को देखना ज़रूरी है, लेकिन पार्टी से ऊपर उठ के पहले व्यक्ति को देखिए, जो आपका नेतृत्व करेगा। पर लोग उल्टा करते हैं। बिल्कुल, हाँ, लोग पार्टी के ऊपर वोट करते हैं, पार्टी को वोट ना करके आपको व्यक्ति देखना चाहिए कि व्यक्ति कौन खड़ा है आपके विधानसभा से। सही बात है। आप नरेंद्र मोदी को लेके वोट करते हैं, नरेंद्र मोदी के अलावा आप वहाँ का आप नेतृत्व देखिए किसने किसको टिकट दिया गया है। नरेंद्र मोदी नहीं आएँगे आपके विधानसभा बिल्कुल, में बिल्कुल, काम ठीक करने। बात है, बिल्कुल ठीक बात है। जी, तो ये जनता के लिए ज़रूरी है कि इस चीज़ों को समझना और कम से कम वो इन इन चीज़ों को ध्यान रखें कि जो उनके मुद्दे हैं, क्या उन मुद्दों पे व्यक्ति काम कर सकता है? क्या उस व्यक्ति को उस मुद्दों की समझ है? ये ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे छोटे-मोटे चुनावों में भी रैली के लिए पहुँच जाते हैं। कोई एक ऐसी रैली नहीं होती कि किसी भी प्रदेश में हो रही है और प्रधानमंत्री वहाँ ना जाएँ। तो उनकी एक इमेज को लेके, उनकी एक छवि को लेके लोग चुनाव जीत जाते हैं, ऐसा कहना भी है हमारे सोशल मीडिया पे लोगों का। तो जैसे नरेंद्र मोदी जी की छवि का हम कह सकते हैं कि बीजेपी इस्तेमाल बहुत अच्छे से भी कर रही है
और बहुत खराब तरीके से भी कर रही है, क्योंकि हमारे इस विधानसभा से कौन विधायक है लोगों को नाम तक भी नहीं पता, सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोटिंग हो जाती है। तो ये देश हित के लिए अच्छा है या खराब है? ये देखिए बीजेपी सही राह पर है या गलत राह पर है? देखिए, अब देश हित के लिए पूछेंगे तो देश हित के लिए तो मुझे नहीं समझ आता ठीक होगा ये। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि नरेंद्र मोदी के फेस पे ही भाजपा चुनाव जीत रही है। बिल्कुल। दिल्ली का चुनाव भी देखेंगे अगर आप, नरेंद्र मोदी की रैलियाँ हुई, मेरे ख्याल से 3 या 4 रैली हुई दिल्ली के अंदर, जी, और उसके बाद ही आप परिवर्तन देखेंगे जो दिल्ली चुनाव में जो वो परिवर्तन दिखा, उस रैली के बाद दिखा, हर हर एरिया में। जी, और नरेंद्र मोदी भाजपा के बहुत बड़े चेहरा हैं, और भाजपा म्युनिसिपल चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, नरेंद्र मोदी के चुनाव पे फेस पे लड़ती है और हाँ उनके जी। फेस पे ही जीतती है। ये बिल्कुल सही है। तो ये लेकिन ये भी साथ-साथ ये भी है कि भाजपा के भी समर्थक बढ़े हैं पहले से। अगर आप 2014 से पहले भाजपा को देखें, 2014 के बाद देखें, तो भाजपा के कार्यकाल में राम मंदिर का बनना और एक लोगों का राष्ट्रवाद की तरफ झुकाव का होना, धारा ये 370 हटाना। 370 हटना, ऐसे काम हुए जो कहीं न कहीं लोगों ने इसकी सराहना भी करी, और ये कारण भी है लोगों का भाजपा की तरफ जाने का। लेकिन लोग अपने विधायक को या सांसद को नहीं देखते, वो मोदी जी के नाम पे बिल्कुल डायरेक्ट ठीक वोट बात, देते हैं। बिल्कुल ठीक। और फिर वो विधायक काम भी नहीं करते हैं। ये भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस है मोदी जी के नाम पर वोट मिला है, तो ज़िम्मेदारी तो मोदी जी की बनती है, विधायक की नहीं बनती, क्योंकि जो अपने नाम पर वोट ले रहा है ज़िम्मेदारी तो उसकी है। नहीं, ठीक बात है, ऐसा ऐसा हो सकता है ऐसा। अब पर्टिकुलर विधानसभा को मैं नहीं जानता किस विधानसभा में ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा हो सकता है बिल्कुल। तो सर, चिराग पासवान एक नया चेहरा है और बहुत बड़ी फॉलोइंग कह सकते हैं, यूथ उनको बहुत बहुत ज़्यादा एडमायर करता है। तो क्या लगता है आपको, कभी वो बिहार के सीएम बन सकते हैं? देखिए, चिराग जी को मैं खुद बहुत पसंद करता हूँ, हुँ, और ख़ास करके जो उनका विज़न है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो काफ़ी काम कर रहे हैं उस पे वो। और मुझे लगता है बिल्कुल ऐसे लोगों को सीएम बनना चाहिए, क्योंकि युवा को आना चाहिए, क्योंकि बिहार के लोग, अब नीतीश कुमार 20 साल सीएम रह लिए, उससे पहले लालू प्रसाद यादव रह लिए। बिहार को एक युवा चेहरे की ज़रूरत है, जी, क्योंकि युवा आएगा तो युवाओं की ज़रूरतों को समझेगा। मैं खुद युवा हूँ, तो मुझे ऐसा व्यक्ति बिहार में सीएम के रूप में चाहिए, जो युवाओं की ज़रूरतों को समझे। आज आप देखोगे बिहार के अंदर, मैं शिक्षा और जो स्वास्थ्य पे बात कर रहा था मैं पहले, हाँ, युवाओं की अगर बात करें हम, जी, युवा पलायन हो रहे हैं बिहार से, अलग-अलग स्टेटों में जा रहे हैं, मज़दूरी कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण सरकार का फेलियर है, चाहे मैं लालू यादव का फेलियर बोलूँ, चाहे मैं नीतीश कुमार का फेलियर बोलूँ। बिल्कुल, तो ऐसा व्यक्ति है जो युवाओं को समझे, क्योंकि बिहार युवाओं का राज्य है, युवा बहुत है वहाँ पे। बिल्कुल। जी, तो चिराग पासवान को बिल्कुल सीएम बनना चाहिए। तो अगर हम बिहार की बात करें, तो हम ये मानते हैं कि किसी भी प्रदेश का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से जब होता है जब वहाँ इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होती है। अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, तो ऑब्वियस है प्रदेश बहुत आगे जाएगा। क्योंकि हमारा मानना ये है, शिक्षा तो आप ले लेते हो लेकिन रोज़गार की बहुत कमी है देश में। तो आपको क्या लगता है किस पार्टी की ज़्यादा फ़ोकस डेवलपमेंट की तरफ है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर हो? देखिए, वो भाजपा काम करती है इस पे, क्योंकि भाजपा का वहाँ पे अलायंस है, भाजपा का अपना सीएम नहीं है, हुँ, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है। मुझे लगता है कि अगर भाजपा इस बार का चुनाव लड़े, अपने किसी उस पे लड़े, फेस पे लड़े, और भाजपा वहाँ पे आए, तो मुझे लगता है कि भाजपा इस पे काम करेगी। चाहे चिराग पासवान है, चिराग पासवान अभी खुद जो है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री सँभाल रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनका अनुभव रहा है उस फ़ील्ड में, वो इस पे काम करे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और वो करेंगे इस पे काम। मुझे जो समझ में आता है, चिराग पासवान या भाजपा अगर वहाँ पे सत्ता में आती है अगर, और उनके अपना चीफ मिनिस्टर बनता है, तो वो बिल्कुल इस पे काम करेंगे। तो चिराग पासवान अपने पिता की जो पार्टी है, रामविलास पासवान जी की जो पार्टी है, उसे छोड़ के आपको लगता है बीजेपी जॉइन करेंगे कभी? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, और ऐसा नहीं करेंगे वो। करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपनी पार्टी है उनकी, और अपनी विचारधारा है उनकी। हाँ जी। तो बिल्कुल भाजपा की अपनी विचारधारा है, उनकी अपनी विचारधारा है, तो उनको उस पे ही काम करना चाहिए। उनको मुझे ना लगता भी नहीं है, और वो ऐसा करेंगे भी नहीं। एक एक और सर, एक पॉलिटिशियन है, जेएनयू से हैं, हमारे दिल्ली से। दिल्ली में उन्होंने आके काफ़ी नाम कमाया है, कन्हैया कुमार। जी, जी। लेकिन वो मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में उन्होंने चुनाव भी लड़े लेकिन वो हार गए अनफॉर्च्यूनेटली। लेकिन बोलते बहुत अच्छा है, प्रवक्ता बहुत अच्छे हैं। थोड़ा वो, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म की थोड़ा-सा अगेंस्ट जाकर बातें उन्होंने बोली हैं। फेमस होने के लिए भले ही सही, लेकिन बोली ज़रूर है। तो उनका पॉलिटिकल करियर कैसा देखते हैं? देखिए, कन्हैया कुमार बहुत अच्छा बोलता है। मेरी अपनी जो व्यक्तिगत इच्छा थी ना, कन्हैया कुमार कम से कम पार्लियामेंट में जाए। मैं ये नहीं कहता कि मनोज तिवारी ना जाए, हुँ, लेकिन कन्हैया कुमार को मैं चाहता था कि पार्लियामेंट में जाए, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सत्ता के साथ-साथ विपक्ष भी मजबूत रहे। हाँ जी। और ऐसा व्यक्ति पार्लियामेंट में बोल ले, उनको सुनना बहुत पसंद करता हूँ मैं।
19 में चुनाव था उनका, इससे पहले जब बिहार के बेगूसराय से लड़े थे, मैं चुनाव में उनके लिए गया भी था मैं। और उनका कैंपेन देखा मैंने, बहुत मजबूती से फाइट किया उन्होंने, और इस बार भी बहुत फाइट किया उन्होंने, अच्छा फाइट किया। तो ऐसा व्यक्ति पार्लियामेंट में जाना चाहिए, और पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जेएनयू से पढ़े हुए हैं, तो बिल्कुल। आप चाहते हैं कन्हैया कुमार आगे चल के प्रोग्रेस बिल्कुल, करें और बिल्कुल, 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 है बिल्कुल ना? होना चाहिए, बिल्कुल होना लेकिन वो आके उन्होंने मोदी जी को लेके और फिर कि मोदी जी ऐसे हैं, मोदी जी वैसे हैं और हिंदू धर्म को लेके, सनातन धर्म को लेके इतनी टिप्पणियाँ दी, फिर बहुत सारे ऐसे कैंपेन किए उन्होंने, लेकिन काम बिल्कुल नहीं किया। मैं चाहिए। ये मानता काम हूँ। काम कैसे करेंगे? काम करने की उन्होंने कोशिश भी नहीं करी है। ना तो विधायक बने, ना वो कार्यकर्ता के रूप में भी नहीं ना वो करा सांसद सर। बने। नहीं, कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए पूरा कैंपेन किया उन्होंने अभी। हाँ जी, बिल्कुल वो काम कर रहे हैं, वो चुनाव में उनकी भूमिकाएँ रहती हैं, जो उनका रोल है उस रोल को बखूबी निभाते हैं। आप देखोगे तो आप अलग-अलग न्यूज़ चैनल पे बैठते हैं, अपनी बातें रखते हैं। काम करा है, अब वो विधायक, सांसद बनेंगे तो ही क्षेत्र के लिए काम करेंगे, ऐसे तो कहना ठीक नहीं होगा। बिहार में क्राइम एंड लॉ को लेके इस वक्त किस तरीके का मुद्दा चल रहा है? क्राइम एंड लॉ किस स्तर पर काम कर रहा है? जैसे देखिए, यूपी में देखें तो यूपी में तो इस वक्त क्रिमिनल बिल्स को खत्म कर दिए हैं योगी जी ने और लॉ को एकदम पावर दे दिया है। तो बिहार नहीं, नहीं, में बिहार में तो सर ऐसा नहीं हुआ। बिहार में भी अपराध के मामले बहुत हैं, अपराध बहुत होता है बिहार में, और इसको रोका जाना चाहिए। और ऐसी सरकार सत्ता में आए, मुझे लगता है अफ़सरशाही थोड़ा बढ़ा है वहाँ पे, मुझे जो जी, समझ आता है। और इसलिए बढ़ा है कि जो गुड गवर्नेंस का मॉड्यूल जो कहते हैं नीतीश कुमार की सरकार में, कहीं न कहीं वो उस तरह से रहा नहीं है। ओके, मैं तभी भाजपा की बात कर रहा हूँ कि भाजपा अगर अपनी मेजॉरिटी में आए, भाजपा सिंगल फाइट करे और अपनी मेजॉरिटी में खुद आए वो चुनाव में, तो वो इस पे काम करेगी। और ऐसा नेता जैसे योगी आदित्यनाथ जो यूपी में उन्होंने काम करा, ऐसा कोई सीएम का चेहरा वहाँ आए भाजपा का, तो इन सब चीज़ों पे काम करे। योगी कहीं-कहीं मुझे लगता है नीतीश कुमार ने इस पे काम नहीं किया है। बिल्कुल, नीतीश कुमार का फेलियर है ये। योगी आदित्यनाथ को आप पसंद करते हैं? बिल्कुल पसंद करता हूँ सर। उनके कार्यों को भी बिल्कुल सर, बिल्कुल पसंद करता हूँ। और वो जो बुलडोज़र से घर तोड़ देते हैं उनका? देखिए, मैं उसका समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि संविधान के विरुद्ध अगर कोई चीज़ें हैं, मैं उसका बिल्कुल समर्थन, लेकिन हाँ, अगर वो संविधान के दायरे में हो रहा है, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये तरीका सही है। आप मानते हैं गलत बिल्कुल है? सर, बिल्कुल। अगर जिस तरीके से हम बात करें कश्मीर की बात करें, जहाँ पर पहले लोगों के साथ अत्याचार हुए, उनके घर तोड़े गए, तो वो धीरे-धीरे करके टेररिस्ट बन गए। वो स्लीपर सेल कह सकते हैं या उन्होंने देश के हित में नहीं अनहित में काम किया। तो स्लोली ग्रेजुअली हमारी यूपी गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे लोगों को तैयार कर रही है, हम ये कह सकते हैं क्योंकि गलती किसी एक को होती है, भुगतना सबको नहीं, नहीं पड़ता है। सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अगर अगर आप जम्मू-कश्मीर की बात करें, जम्मू-कश्मीर की का कंडीशन बिल्कुल अलग है यूपी से। ओके, जी। जम्मू-कश्मीर में आप अगर 1990 से पहले की स्थिति देखें, 1947 से पहले की देखते हैं अगर हम, बिल्कुल। तो वहाँ पे एक आज़ाद कश्मीर हुआ करता था पहले। हाँ जी, और जब आज़ादी मिली भारत को, तो एक अलग कश्मीर था वो। वो एक रिज़ॉल्यूशन के थ्रू जो है वो भारत में आए, उसके लिए अलग एक 370 का एक अलग प्रावधान था, जिसके तहत वो स्टेट चल रहा था। रिसेंटली भाजपा की सरकार सत्ता में, उसको उन्होंने हटाया, क्योंकि स्टेट बहुत पीछे रह गया था वो, बिल्कुल। जम्मू एंड कश्मीर। तो आज वो मुख्य धारा में है। आज भी आप आज आज आप जाओगे जम्मू कश्मीर, तो आप फ्रीली जम्मू कश्मीर घूम घूम सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, यहाँ ट्रू। का संविधान का कुछ भी वहाँ पे, कुछ चीज़ें वहाँ पे लागू नहीं लागू, होती है। बिल्कुल। तो ये तो भाजपा का है, परिवर्तन हुआ वहाँ पे। और मैं नहीं कहूँगा कि ये यूपी में स्लीपर सेल ये सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं और ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इससे ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि कम से कम आपराधिक छवि वाले लोग, जो अपराध करने की सोच रहे हैं, वो डरेंगे इन सब चीज़ों से। बिल्कुल। जी। बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार की 90% जनता जो थोड़ा बहुत मैं उन 90% जो लोग शिक्षा चाहते हैं अच्छी और रोजगार चाहते हैं वो वहां से माइग्रेट कर जाते हैं। वो दिल्ली आ जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं। वहाँ पे है नहीं ना, मैंने जैसे बताया आपको, अभी वहाँ पे कोई ऐसी अच्छी व्यवस्था शिक्षा की नहीं है। कोई ऐसे बड़े विश्वविद्यालय नहीं है, रोजगार नहीं है। रोज़गार के कोई अब क्यों रोज़गार नहीं के है? क्यों विकल्प नहीं नहीं है। काम हो पा रहा है? क्या बिल्कुल, कारण है? देखिए रोज़गार के लिए जैसे बड़ी-बड़ी कंप अभी क्या है, मैं जैसे बताया आपको, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे भी वीक है। कोई बड़ी कंपनियाँ जाना नहीं चाहती वहाँ पे। तो सबसे पहले अगर सरकार वहाँ पे जो भी सत्ता में आए, या सत्ता में भी जो है, अगर वो जब तक अपराध को कंट्रोल नहीं करेगा, तब तक वहाँ पे इस पे काम नहीं होगा। फूड पार्क भाजपा ने भी बनाया अभी, वर्तमान सरकार ने। तो इस ये सब काम कार्य होने से वहाँ पे लोकल जो लोग हैं उनको वहाँ पे रोज़गार मिल रहा है, फिर बहुत सारी फैक्ट्री लगी है वहाँ पे। बिल्कुल। तो इस तरह के छोटे काम हो अगर, और लोकल लेवल पे लोगों को रोज़गार मिले, तो लोगों का पलायन रुक जाएगा। कम से कम मेरे ज़िले में तो पलायन लोगों का रुका है इन सब व्यवस्थाओं से। तो वहाँ की जो सरकार है वो क्यों नहीं लोगों से कंपनी से बड़ी-बड़ी कंपनी से टाई अप कर पा रही है? वहाँ कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट क्यों नहीं आ पा रहा है?
क्या आपको ऐसा लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का साथ नहीं देती है उसमें? नहीं, नहीं, बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का साथ दे रही है, क्योंकि क्योंकि दोनों अलायंस ही है अभी, भाजपा और जेडीयू का अलायंस है। दिक्कत क्या है वहाँ पे कि एक तो मुझे जो समझ आता है कि बिहार के लोग ही नहीं चाहते कि इस तरह की चीज़ हो, क्योंकि बिहार के लोग अगर जब तक जाति से ऊपर उठ के वोट नहीं करेंगे, जैसे मैंने पहले ही कहा बिल्कुल। कि अगर आप अपने जाति के लोगों को वोट करेंगे, अगर आप ये नहीं देखेंगे कि मेरे लिए काम कौन कर सकता है, तब तक ये परिवर्तन नहीं होगा। आप रोज़गार के मुद्दे पे वोट करिए ना, रोज़गार के मुद्दे पे वोट करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी को वोट कर सकते हैं, आप किसी भी पार्टीज़ को। हाँ जी। लेकिन जो आपसे इन मुद्दों पे बात करे, ओके। जिनका ये विज़न हो और जिनके विज़न में क्लियर दिखे कि वो करेगा, उसको आप वोट करें ना आप, तब परिवर्तन होगा। बिहार में महिलाएं सुरक्षित हैं? जी, बिल्कुल। ये कहना, देखिए, सुरक्षित तो नहीं कहूँगा कि पूरी सुरक्षित है, लेकिन हाँ, पहले से तो ठीक है व्यवस्था, जो पहले थी उससे तो पहले से ठीक। पहले से ठीक है। जैसे जो हमारी गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या हमारी नेशनल गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या दिल्ली की सरकार हो, जब भी बीजेपी ने सरकार बनाई है, तो हमारी सरकार नई-नई फ्रीबीज़ लाती रहती है कि हम 50 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। हम इतने लोगों को 2100 रुपए दे रहे हैं। तो क्या ये एक नहीं, पॉजिटिव चीज़ नहीं, है या नहीं, नेगेटिव फ्रीबीज़ का चीज़ है? बिल्कुल मैं समर्थक नहीं हूँ मैं। फ्रीबीज़ देना बिल्कुल ही बहुत गलत है ये, और ये जो प्रथा चली है, ये मुझे नहीं लगता है कि किसी भी देश के लिए ठीक है। ओके। क्योंकि आप अपने बजट का एक बहुत बड़ा अमाउंट, चाहे 2500 की योजना की बात करो जो दिल्ली में लागू हुआ है, मतलब भाजपा के भी मैनिफेस्टो में था, भाजपा की सरकार सत्ता में आई है, और 2500 रुपए आप महिलाओं के आप उसमें लगाते हैं, उसके अलावा अगर उसको आप किसी डेवलपमेंट पे खर्च करें, हुँ, महिलाओं के लिए ही, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्रीबीज़ देने से अच्छा, पानी फ्री देना, बिजली फ्री देना, मैं इसका बिल्कुल समर्थक नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि उन पैसा को आप स्कूल में, अस्पताल में, इन सब पे खर्च करें और रोज़गार पे खर्च करें, ना कि फ्रीबीज़ पे। और मुझे लगता है कोई भी इसको समर्थन नहीं देगा, बेशक इस पे वोट होते हैं, लोग वोट करते हैं, लेकिन कोई इसका समर्थन नहीं करेगा। बिल्कुल। जैसे हम देश की राजनीति आप बता ही रहे हो बार-बार कि ज़्यादातर जो है वो जातिवाद पे टिकी हुई है। जातिवाद से उठ के लोग वोट ही नहीं कर पा रहे, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो। अगर लोग जातिवाद से उठ जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ही अब वोट करने जा रहा हूँ, आप अगर मुज़फ्फरपुर से वोट करेंगे, तो किस तरीके का एक आप विधायक चुनना चाहेंगे? अगर आप जातिवाद से उठ गए तो जज कैसे करें? आम जनता कैसे समझे कि हाँ, ये इस विधायक में मुझे ये क्वालिटीज़ दिख रही हैं, लाओ मैं इसे वोट करती हूँ। और भले ही ये बीजेपी से हो, आम आदमी पार्टी से हो, कांग्रेस से हो, जेडीयू से हो या किसी भी पर्टिकुलर पार्टी से हो। देखिए, सबसे पहले तो आप देखें कि वो शिक्षित है कि नहीं। मैं हाँ, ऐसे विधायकों को जानता हूँ, कुछ लोगों को मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ, कि जिनकी शिक्षा बिल्कुल ज़ीरो है, 10th भी नहीं है। 10th भी नहीं है। अब ऐसे लोग सत्ता में आएँगे जिनको पता ही नहीं है कुछ चीज़, किसी भी चीज़ों का, तो वो कैसे आपके लिए कार्य करेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले आपका जो प्रतिनिधि वो शिक्षित हो, उसको समझ हो कि कैसे काम करवाया जाता है। अब उसको समझ नहीं होगा तो किसी और का सहारा लेगा और वो फिर कार्य होगा नहीं। तो शिक्षित व्यक्ति को चुनें, पढ़े लिखे व्यक्ति को चुनें, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे व्यक्ति को चुनें जो लग रहा है आपको काम करेगा। ठीक है। कुछ होते हैं जो जिनका बहुत दिखता है कि कार्य करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जी, आपको जो लगे कि हाँ, आपके लिए कार्य करेगा, उसके विज़न में क्लियर हो, तो आप उसको वोट करें। ओके। चाहे वो किसी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, आम आदमी पार्टी का हो, जेडीयू का हो, किसी पार्टी का हो, एक्स-वाई-जेड, उसको सपोर्ट करें आप। अगर कोई ऐसा आपराधिक बैकग्राउंड से कोई कार्य वो पॉलिटिशियन आता है, जो चुनाव में खड़ा होता है, तो क्या आप उसके लिए कैंपेन प्लान करेंगे? उसको जिताने की कोशिश करेंगे? आपराधिक अगर हो तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता है वो, क्योंकि कोर्ट आपराधिक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का परमिशन देता ही नहीं है। ओके। या तो केस चल रहा होगा, केस चल ही रहा होगा, केस चल मतलब रहा रनिंग में होगा, होगा, हाँ, रनिंग में अरविंद होगा। तो केजरीवाल में अभी केस चल ही रहा है। मैं कैसे जज कर सकता हूँ कि व्यक्ति अपराधी है? जब तक कोर्ट ने उनको अपराधी घोषित नहीं किया हो, ओके। तो मैं कैसे बोलूँगा कि वो अपराधी है वो? उनके ऊपर केसेस चल रहे हों, उसके बाद? जी, जी, देखिए, केस चलना अलग चीज़ है, केस का सिद्ध होना अलग चीज़ है। अच्छा, तो जब तक केस सिद्ध नहीं होता, मैं उसको अपराधी कैसे बोलूँगा मैं, क्योंकि अपराधी है वो। ये बिल्कुल, अपराधी की कैटेगरी में तो है ही नहीं वो। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। जी। और दूसरा अगर अशिक्षित है, शिक्षा ही नहीं है उसके पास, उसके बाद आप उसको देखिए, सपोर्ट संविधान में करेंगे? प्रावधान है हमारे कि शिक्षा का कोई मापदंड नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। अगर संविधान ने नहीं रखा है, तो मैं कौन होता हूँ ये तय करने वाला कि वैसे व्यक्ति के लिए कैंपेन ना करूँ मैं। आप करेंगे? बिल्कुल करूँगा सर। अगर विचार अच्छे हैं, तो बिल्कुल विचार विचारधारा अच्छे अच्छी है। हैं तो। बिल्कुल, समाज सेवा आप देखेंगे आप कि बहुत सारे लोग जो सोशल वर्क करते हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी जो अशिक्षित हैं, लेकिन कार्य कर रहे हैं वो। जी, अगर उनको समझ है, अगर देखो, शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि संविधान के अंदर या के दायरे में या फिर स्टेट में क्या-क्या कार्य कार्य होते हैं, अगर उनको इस चीज़ों की समझ है, तो वो कार्य को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसलिए मैं तो ये समर्थन करता हूँ कि शिक्षित लोग ही आएँ।
जी। लेकिन अगर अशिक्षित लोग हैं तो मेरा तो एक कार्य है, तो मैं तो काम करूँगा ही, लेकिन मैं लोगों को ये ज़रूर कहता हूँ कि शिक्षित लोगों को ही सपोर्ट करें, शिक्षित लोगों को ही वोट करें। भविष्य में आप कभी खुद चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे? अभी तो नहीं सोचा सर, क्योंकि अभी इसी फ़ील्ड में काम कर रहा हूँ, अभी पॉलिटिकल करियर तो मेरा अभी शुरू हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, भविष्य में देखेंगे सर, ज़रूर सोचेंगे। तो अगर सोचेंगे तो किस स्टेट से जाएँगे आप? बिहार से, दिल्ली से, यूपी से? बिहार से करेंगे सर बिल्कुल, जहाँ बिहार से से जी, करेंगे। जी। और किस पार्टी से जॉइन करेंगे आप? पार्टी का तो सर पता नहीं, अच्छी पार्टी आपको कौन-सी लगती है? सारी पार्टी अच्छी सर। सारी पार्टी अच्छी जी। हैं। जो चुनाव जीते वो या चुनाव नहीं, हारे नहीं वो? सर, सारी पार्टी अच्छी है, चुनाव जीते वो भी, चुनाव हारे वो भी। आज एक पार्टी जब चुनाव हारती है, इतने पैसे खर्च करने के बाद, इतनी कैंपेनिंग करने के बाद, इतने मापदंडों के ऊपर काम करने के बाद, तो आपको क्या लगता है उनकी क्या ऐसी कमी रह जाती है छोटी जो वो नहीं कर पाते हैं? जो एक छोटी कमी आप बताएँ? शायद वो लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते। हाँ, लोगों तक उनकी बातें पहुँच नहीं पाती, लोग उनकी बातों से कन्विंस नहीं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिल्ली की बात करूँ, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कैंपेन बहुत अच्छा हुआ, लेकिन वो कन्विंस नहीं कर पाए क्योंकि लोगों के दिमाग में जो ये सारी चीज़ें चली अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जी। ये बीते 5-6 महीनों में, 8 महीनों में, चाहे वो शीश महल को लेकर के हो, चाहे वो शराब घोटाले को लेकर के हो, सब लोगों ने इसको सच माना। हुँ, और ख़ासकर दूसरा कारण जो मैंने ये बताया कि एक तो विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, ओके, ये सारे कारण रहे मतलब आम आदमी पार्टी के हारने के। ओके। जी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी के हारने के जो कारण रहे वो जो मतलब जैसे एलजी है, तो अरविंद केजरीवाल ने आए दिन विधानसभा में बाइट दी है कि हमारी फाइल्स को अप्रूव नहीं करते, हमें काम नहीं करने देते। लेकिन वो एलजी उनको शराब घोटाला करने की फाइल अप्रूव कर देती है कि हाँ भाई बाँटो लिखकर। वो एलजी उनके पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अप्रूव कर देता है कि हाँ जी, बना लो घर। तो अरविंद केजरीवाल एक अनट्रेन्ड पॉलिटिशियन हैं, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि शराब घोटाला वो कर नहीं रहे, करवाया जा रहा है। वो घर वो बना नहीं रहे, वो बनवाया जा रहा है और उन मुद्दों पर लेके बीजेपी ने चुनाव जीता है। जी, बिल्कुल, भाजपा बिल्कुल उसी पे जीती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो कहें छवि में तो ज़रूर दाग लगा है, बिल्कुल, क्योंकि अगर दाग नहीं होता तो खुद वो चुनाव नहीं हारते। हाँ, तो दाग तो लगा है और नो डाउट भाजपा चुनाव अच्छा लड़ी है और उन मुद्दों पे वो लोगों को कन्विंस कर पाई है। लोगों ने सच भी माना है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए थे, हाँ जी, वो खुद खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त भ्रष्टाचारी थे। अब हैं। इसमें कितना सच है वो तो खैर कोर्ट का विषय है, लेकिन लोगों का ये मानना ज़रूर है क्योंकि लोग अगर नहीं मानते तो इतनी बड़ी मेजॉरिटी भाजपा जो कि पिछली बार 8 सीटों पे थी, आज 48 सीटों पे, 40 सीटें ज़्यादा जीत के आई। आप कह सकते हो कि पहले से इलेक्शन अब बहुत ज़्यादा ब्रूटल होने लगे हैं। पार्टीज़ अब इस लेवल पे उतर आई हैं कि जो पावर में है वो अपोज़िशन पार्टी के लीडर्स को जेल भेज देती हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगवा देती हैं और अब इस लेवल पे आ चुकी हैं। पहले तो कहते थे कि मरवा देते थे, अब मरवा तो नहीं सकते क्योंकि मीडिया बहुत ज़्यादा हाइप में है। लेकिन उनको जेल तो भेज सकते हो आप अपनी सीबीआई, ईडी लगा के उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा देते हो। आप उनको परेशान करने का भी काम कर रहे हो, फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं होने दे रहे हो। देखिए, फ्री एंड फेयर चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है। जी, इसमें पार्टी कोई या कोई सरकार दखल नहीं देती है और बिल्कुल चुनाव आयोग इस पे काम करता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है। हाँ, जिनके खिलाफ अगर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो कोर्ट सिद्ध करता है, कोई पार्टी या कोई नेता तय नहीं करता या कोई सरकार तय नहीं करती। वो वो कोर्ट का विषय है। तो इस पे तो मुझे नहीं लगता कि कोई कोर्ट के कुछ एक फेमस जज जो हैं, चाहे वो अपने चीफ जस्टिस हों, उन्होंने भी आके खुले डायरेक्टली ये जनसत्ता दल लगा के बोला है कि बीजेपी हमें काम नहीं करने दे रही है, हम पे बहुत प्रेशर बनाया जा रहा है, इस तरीके से चीज़ें सामने आई हैं पता नहीं पीछे, किसने कहा मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। आपको जानकारी। तो रूपेश जी पॉलिटिकल बात तो बहुत हो गई, आपने हर एक पॉजिटिव क्वेश्चन का आंसर तो इतने अच्छे से दिया और कोई भी आपने कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन को डायरेक्टली नकारात्मक तरीके से मना किया कि नहीं हम इस बारे में चर्चा नहीं करते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे कि छवि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप अपने बारे में थोड़ा पर्सनल मुझे बताइए कि किस तरीके की आपकी शिक्षा रही, किस कॉलेज से आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है और इस फील्ड में आपका आना कैसे हुआ? देखिए, मेरी प्रारंभिक शिक्षा 10वीं तक की हुई बिहार से हुई है। ओके, उसके बाद मैं दिल्ली आया और दिल्ली में मैंने आगे की पढ़ाई करी। मैंने 12वीं यहीं से करी। उसके बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय आरएसडी कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, फिर ओके। मैंने मास्टर्स किया और 2019 से मैं ये इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। और आप सेम फील्ड में अभी जी, सफल जी, जी, व्यक्ति हैं। 19 से मैं अभी इसी फील्ड में हूँ। अभी आपका खुद पर्सनल अगर मैं आपकी कंपनी की बात करूँ, तो कितनी टीम साइज़ है और किस लेवल पर आप काम कर रहे हैं? आपका ऑफ़िस कहाँ है, रजिस्टर्ड ऑफ़िस? जी, जी, ऑफ़िस मेरा उत्तम नगर में है ओके, और मेरे पास जो टीम है बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग की टीम है और कैम्पेन की टीम है। ठीक है, कैम्पेन टीम में सर्वे की टीम है, जो ठीक है। सर्वे करती है, ग्राउंड
चेक सोशल लिसनिंग, लोगों का क्या मूड है, वो सारा ओपिनियन पोल से लेकर के एक-एक चीज़ देखती है ग्राउंड पे। और सोशल मीडिया की टीम बेसिकली एक पीआर मैनेज करती है नेताओं के लिए, किस तरह से उनको पॉजिटिवली दिखाया जाए क्षेत्र में, उनकी इमेज ब्रांडिंग कैसे हो, ओके। ये सारी चीज़ें होती है। तो आप पर्सनली उनको किस तरीके से हेल्प करते हो? मतलब कि किस तरीके से, अगर फॉर एग्जांपल मैं ही एक पॉलिटिशियन हूँ, मेरी छवि बहुत खराब है, मेरे पे बहुत सारे आरोप लगे हैं, मैं बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी हूँ और मैंने करे भी हैं भ्रष्टाचार, लेकिन मैं चुनाव जीतना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी छवि सुधर जाए। तो आप किस तरीके से मुझे सलाह दोगे, किस तरीके से प्लानिंग होगी? नहीं, मैं तो मना कर दूँगा ऐसे लोगों को। मैं आप बोलूँगा बहुत बढ़िया सर। थैंक यू। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा कि रूपेश जी ने हर एक सवाल का जवाब कितना सोच के और तोल मोल के दिया। आई होप आपने भी पसंद किया होगा ये पॉडकास्ट। अगर आप एक पॉलिटिशियन हैं या आप एक पॉलिटिशियन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप भी अपना एक राजनीतिक करियर शुरू करें, बनाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को डिजिटली भी पता चलना चाहिए कि आप खुद पर्सनली क्या कार्य कर रहे हैं। तो अगर आप रुपेश जी से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, उनकी टीम से जुड़ना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि वो किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं, अपना पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए आप किस तरीके से उनकी सहायता ले सकते हैं, तो स्क्रीन पर सर का नंबर आ रहा होगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन में भी पूरी कंपनी की डिटेल है, नाम है, नंबर है, ईमेल है, पूरा एड्रेस है। आप जा सकते हैं, बिल्कुल सहायता ले सकते हैं और अपना राजनीतिक करियर स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप चुनाव प्लान कर रहे हैं, चाहे वो बिहार से हैं, यूपी से हैं, एमपी से हैं, भविष्य में, क्योंकि ये वीडियो तो परमानेंट रहने वाली है हमेशा जीवन भर, तो आप कभी भी 20 साल 30 साल बाद भी चुनाव प्लान कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि रुपेश जी आपकी हेल्प करें, चाहे वो स्ट्रेटेजी बनाने में हो, चाहे ऑन ग्राउंड काम करने में हो, चाहे वो सर्वे में हो, तो आप बिल्कुल संपर्क करें। मेरी बिल्कुल आपसे 100% मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप सहायता लेंगे तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल एक टूक बात करने वाले व्यक्ति हैं और सोच बहुत साफ है। इनको ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मुझे काम चाहिए, इनको देश हित के बारे में भी सोच रहे हैं और देश हित भावना भी इनके अंदर है। आई होप मैं आपको भविष्य में एक पॉलिटिशियन के रूप में देखूंगा, क्योंकि आप में वो संभावनाएं बहुत ज्यादा लग रही हैं रुपेश जी, एज कम्पेयर टू एक आप पॉलिटिकल एडवाइजर के अलावा। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं एंड थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक एंड यू। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी। एंड प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करा करिए, सो दैट कि हर एक इंसान तक हमारी बात पहुंच पाए। जो हम ये पॉडकास्ट बनाते हैं उसके पीछे एक बहुत गहरी सोच होती है, बहुत सारी प्रिपरेशन लगती है हमारी, तब हम आपके लिए एक अच्छी वीडियो प्रिपेयर कर पाते हैं। बाकी अगर वीडियो में आपको लगता हो कि हमने कोई भी बात गलत बोली है, खराब बोली है, आपको अच्छी नहीं लगी, आपके दिल को ठेस पहुंची है, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट करिए। हम आपसे बिल्कुल आपके हर सवाल का जवाब देंगे। और आप कोई भी क्वेश्चन पॉलिटिक्स से रिलेटेड पूछना चाहते हैं या कोई ऐसा मुद्दा जो आप चाहते हैं कि हम रुपेश जी को दोबारा इन्वाइट करें हमारे शो में, हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में, और उनसे उन मुद्दों पर चर्चा करें, तो आप कमेंट सेक्शन में आके बताइए। एंड प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, आपके बगल में नीचे आ रहा है, उससे हमें सपोर्ट मिलता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राधे, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार रुपेश जी।